मैं डॉक्टर सावित्री चौधरी इस वीडियो के माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हम ज़्यादा समय नहीं लेते, अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम देखते हैं स्मरण करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले विधि होती है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि क्या होती है? तो हम कहते हैं किसी भी पाठ को आरंभ से लेकर अंत तक बार बार कई बार लगातार पढ़ते रहना पूर्ण विधि के अंतर्गत आता है और वो हमें याद हो जाता है। कौल सैनिक कहते हैं कि ये बहुत अधिक बुद्धिमान, अच्छे मस्तिष्क वाले, परिपक्व मस्तिष्क वाले जो बालक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन लोगों के लिए ये विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। फिर हम बात करते हैं खंड विधि पर कि खंड विधि क्या होती है। तो स्मरण करने की जो खंड विधि है वो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है और जो सामान्य बालक होते हैं, उन लोगों के लिए ये, उन बालकों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है। इस विधि का सबसे बड़ा दोष ये होता है कि जब हम किसी भी इकाई को, किसी भी पाठ को जब हम छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं, अंशों में बांट लेते हैं, तब हम अगला अंश पढ़ना शुरू करते हैं या याद करना शुरू करते हैं तो पिछला भूलते हुए चले जाते हैं। इसलिए ये इस विधि का एक बड़ा दोष है। चलिए अब हम बात करते हैं मिश्रित विधि की। इस विधि में सबसे पहले पूर्ण विधि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी भी पाठ को, विषय वस्तु को आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद उसी पाठ को खंडों में विभाजित किया जाता है और फिर उसको स्थायी स्मृति में लाने का प्रयास किया जाता है, मतलब लगातार बार बार उसको दोहराया जाता है। फिर देखेंगे लिखा है प्रगतिशील विधि। प्रगतिशील विधि स्मरण करने की वो विधि है जो किसी भी विषय वस्तु को सिरे से लेकर अंत तक भिन्न भिन्न पैरों के माध्यम से आपस में जोड़ती रहती है। अर्थात एक पैराग्राफ अच्छे से याद हो गया, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ पर, फिर दूसरे पैराग्राफ याद हो गया तीसरे पे, लगातार हम प्रश्न के उत्तर को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब हमारी सीखने के क्षेत्र में, याद करने के क्षेत्र में, स्मरण करने के क्षेत्र में हमारी प्रगति होती रहती है, इसलिए इसका नाम है प्रगतिशील विधि। फिर देखेंगे लिखा हुआ है अंतरयुक्त विधि। चलिए हम डिटेल से बात करेंगे अब इस बारे में। अंतरयुक्त विधि और एग्जाम्पल हमें हमेशा याद रखना है। जो पहली वाली विधि थी जिसे हम पूर्ण विधि कहते हैं, उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कविता है, छोटे छोटे से कोई पाठ हैं, तो उनमें ये विधि बहुत बहुत उपयोगी होती है। कविता को याद करने में एक साथ रट लेते हैं कविता, तो कविता को याद करने में, छोटे छोटे लघु जो पाठ होते हैं उनको याद करने में ये विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। चलिए हम बात करते हैं अब आगे अंतरहीन विधि की। फिर देखेंगे सक्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, स्वर विधि, निरीक्षण विधि, क्रिया विधि, विचार साचार्य की विधि और साभिप्राय स्मरण विधि। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इन पर डिटेल से बात करते हैं। देखिए पूर्ण विधि के बारे में हमने अभी बात की थी, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है छोटे सरल पाठ और कविता के लिए उपयुक्त है। पूरे पाठ को आरंभ से अंत तक लगातार बहुत बार पढ़ना है। फिर बात करते हैं हम खंड विधि की। इसमें याद किए जाने वाले पाठ को कई खंडों में बांट लिया जाता है। फिर हम बात करें मिश्रित विधि की। इसमें कह रहे हैं पूर्ण और खंड दोनों विधियों का मिश्रित विधि में प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करेंगे प्रगतिशील विधि की, प्रोग्रेसिव मेथड की। प्रोग्रेसिव मेथड में पाठ को अनेक खंडों में विभाजित कर लेते हैं। पहले खंड को याद किया जाता है, फिर दूसरे खंड को, फिर तीसरे खंड को। लगातार जैसे जैसे स्मरण होता रहता है हमारे कार्य में प्रगति होती रहती है। जैसे ही हमें कोई बात याद होती है, पैरा याद होता है, हम अगला नया खंड उसमें जोड़ देते हैं। फिर देखेंगे अंतरयुक्त विधि, जिसे बोलते हैं हम स्पेस्ड मेथड। इस विधि में पाठ को थोड़े थोड़े अंतर के बाद याद करते हैं। मतलब 1 मिनट का भी हो सकता है ये अंतर, 24 घंटे का भी हो सकता है। वुडवर्थ महोदय का एक डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि अंतरयुक्त विधि जो है स्मरण करने में सर्वोत्तम परिणाम देती है। अंतरयुक्त विधि को बेस्ट मेथड माना जाता है, बेस्ट तरीका माना जाता है। फिर हम करेंगे अंतरहीन विधि की बात। इस विधि में स्मरण करने के लिए समय में कोई अंतर नहीं दिया जाता। हम ऐसा भी कह सकते हैं
अंतर्युक्त विधि की जो उल्टी विधि है वो अंतरहीन विधि है, लेकिन ये जो है अंतरहीन विधि ये अधिक प्रभावी विधि है। फिर हम बात करेंगे सक्रिय विधि की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव मेथड। इस विधि में स्मरण किए जाने वाले पाठ को बोल बोल कर याद किया जाता है। ये विधि छोटे बच्चों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इससे उनका लगातार बोल बोल के याद करते हैं तो उच्चारण भी अच्छा हो जाता है। चलिए बात करते हैं निष्क्रिय विधि की। अब ये विधि जो है इसको भी हम कह सकते हैं कि ये सक्रिय विधि की बिल्कुल उल्टी होती है। निष्क्रिय मतलब हम मन में याद रखते हैं, मन में पाठ को बिना बोले मन में ही याद किया जाता है। ये अधिक आयु वाले बालकों के लिए अच्छी होती है। फिर हम बात करेंगे स्वर विधि की। इस विधि में याद किए जाने वाले पाठ को लय से पढ़ा जाता है, मतलब गा के पढ़ा जाता है। ये विधि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त रहती है, जैसे थोड़ी ना ए फॉर एप्पल, अ फॉर अनार, ऐसे गा गा के याद किया जाता है, लय में याद किया जाता है। फिर हम बात करते हैं 10वें नंबर की विधि, रटने की विधि की। कि रटने की विधि क्या होती है? तो रटने की विधि ये है कि इस विधि का दोष ये है कि ये बातें, इस विधि से जो हम स्मरण कर लेते हैं वो बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, हम उसे भूल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर निरीक्षण विधि की। निरीक्षण विधि में क्या होता है कि इस विधि में याद किए जाने वाले पाठ का पहले अच्छे से क्या कर लिया जाता है, निरीक्षण कर लिया जाता है, अवलोकन कर लिया जाता है। यदि बालकों को अगर संख्याओं की कोई सूची याद करनी है, इस बात का निरीक्षण करना है या कुछ करना है, तो आप देखेंगे उसको अच्छी तरह से अवलोकन कर लेते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं, निश्चित क्रम में है या नहीं है, फिर उसकी पूरी रूपरेखा बना लेते हैं, फिर उसे विस्तार से याद करते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रिया विधि की। तो क्रिया विधि जो है, इस विधि में स्मरण की जाने वाली जो बात होती है उसको कर करके याद किया जाता है। मतलब एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां जो है क्रिया विधि में सक्रिय रहती हैं और इससे जल्दी से पाठ याद हो जाता है, शीघ्रता से याद हो जाता है। फिर हम बात करेंगे विचार साहचर्य विधि की। तो विचार साहचर्य विधि में जब हम जो भी बात हम स्मरण करना चाहते हैं उसका भिन्न भिन्न प्रकार से आपस में संबंध स्थापित कर लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी विषय का, वस्तु का, व्यक्ति का, कपड़े का, घटना का, विचार का किसी से संबंध स्थापित कर लिया जाए तो वो बड़ी शीघ्रता से याद हो जाती है और लंबे समय तक याद भी रहती है। कहते हैं, जेम्स महोदय कहते हैं कि विचार साहचर्य उत्तम चिंतन और उत्तम स्मरण विधि का एक बेस्ट उदाहरण है। फिर चलिए हम स्मरण करने की विधियों के अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं और वो है हमारा सह-अभिप्राय स्मरण विधि। पाठ को याद करने के लिए जिस भी विधि का प्रयोग किया जाए, पर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि बालक उसको याद करने का संकल्प या निश्चित करता है या नहीं करता, तो उसको पूर्ण सफलता नहीं मिलती। वुडवर्थ कहते हैं कि यदि कोई भी बात जो हमें याद करनी है तो हम उसे क्या करें, पहले अपने मस्तिष्क में बैठा लें, निश्चय कर लें कि यह हमारे लिए आवश्यक है। देखो, ऐसा भी होता है साइकोलॉजिकली कि बच्चों को कहा जाता है कि आप मन ही मन में जब भी किसी पाठ को याद करने बैठेंगे, प्रश्न के उत्तर को याद करने बैठेंगे, तो एक बार अपने आप से जरूर बोलेंगे कि जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठा हूँ मैं तभी उठूँगा जब मुझे ये चैप्टर याद हो जाएगा, ये पाठ याद हो जाएगा, ये उत्तर याद हो जाएगा, या आज मुझे इतना पढ़ना है। इस तरह का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, तो वो भी हमें याद करने में सहायक करता है। तो अभी हमने बात की थी स्मरण करने की विधियों की। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम बात करेंगे स्मृति के नियम के बारे में और स्मृति को उन्नत करने में जो उपाय या नियम सहायक हैं उनके बारे में।